अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको डिटेल से सारा लेक्चर समझ आ सके और वीडियो के अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो साथ साथ आप लोग देख सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई, उससे क्या हुआ, डोर्स ओपन हो गए माइक्रोस्कोपी के लिए। डिफरेंट टाइप्स की माइक्रोस्कोप जो थी वो डिस्कवर होना शुरू हो गई। लाइट माइक्रोस्कोप के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि 0.2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा ये मेजर नहीं कर सकती थी। ठीक है, इससे ज़्यादा जो चीज़ों को रिजॉल्व करना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, साइंटिस्ट थे या फिर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट टेक्निक्स अपनाना शुरू की। फिर उन्हें ज़रूरत महसूस हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो थी वो 1932 के अंदर फर्स्ट टाइम डेवलप की गई थी और लेबॉर्ट्री के अंदर इसका यूज़ जो था वो 1940 से स्टार्ट हुआ था। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों डिस्कवर की गई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए डिस्कवर की गई कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं उनको विजुलाइज किया जा सके और उनको स्टडी किया जा सके। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम यूज़ करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइट के सोर्स की बजाय हम लोग बीम ऑफ लाइट की बजाय हम लोग यूज़ करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रादर देन ग्लास लेंसेज, जो कि यूज़ किए जा सकते हैं फोकस के लिए। और फोकस किसको करना होता है? हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रैवल करते हैं वैक्यूम के अंदर। ठीक है, वैक्यूम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं वो क्या है, एक तो उनके लिए हमें एडिशनल स्पेस चाहिए होती है। दूसरी बात ये है कि ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं देन एनी अदर माइक्रोस्कोप। जब ज़्यादा स्पेस चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए तो हमें स्पेसिमेंस की प्रिपरेशन के लिए एडिशनल रूम्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ क्या होता है कि हम फोटोग्राफ्स ले सकते हैं अपने स्पेसिमेन की। ठीक है, और जो फोटोग्राफ्स किसी भी माइक्रोस्कोप के ऊपर ली जाती हैं उनको हम कहते हैं कि हमारे पास है माइक्रोग्राफ्स। और जो फोटोग्राफ्स हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर लेनी है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स। अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की, वो क्या है? फर्स्ट वन इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द सेकेंड वन इज़ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्टली हम स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। जब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो ये जो टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ये हमें एक बेटर व्यू प्रोवाइड करती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोब्स की। अगर हमने माइक्रोब का कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें बेटर व्यू जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेवलेंथ यूज़ करते हैं और ये जो वेवलेंथ होती है शॉर्ट टाइप की वेवलेंथ होती है। उसके अलावा इसकी रिजॉल्विंग पावर की बात करें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो वो है 1 नैनोमीटर, और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर की बात करें तो वो है 500,000 x। इतने टाइम्स जो है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है, इतनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर है। अब हमने जब स्पेसिमेन प्रिपेयर करना है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमने क्या करना है, स्पेसिमेन लेना है, स्पेसिमेन को इम्बेड करना है किसी भी प्लास्टिक के ब्लॉक के अंदर। जब हमने एक दफ़ा उसको इम्बेड कर लिया फिर हमने क्या करना है, कटिंग करनी है स्पेसिमेन की। कटिंग करते हुए हमने यूज़ करनी है ग्लास या फिर डायमंड की नाइफ़। जब हमने ग्लास या डायमंड की नाइफ़ यूज़ करनी है तो हमने स्लाइसेस प्रिपेयर करने हैं अपने स्पेसिमेन के, और ये जो स्लाइसेस हैं वो थिक स्लाइसेस नहीं होने चाहिए, थिन स्लाइसेस होने चाहिए हमारे पास। और इनका साइज़ जो है हमारे पास स्लाइसिस का वो इस रेंज में होना चाहिए 70 to
90 नैनोमीटर, इससे ज़्यादा थिक स्लाइस नहीं होना चाहिए। इसी रेंज के अंदर जो स्पेसिमन है उसका साइज़ होना चाहिए हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, जो स्पेसिमन है उसको ट्रीट करना है विद स्पेशल प्रिपरेशंस, जिसके अंदर हमारे पास हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं। जो हैवी मेटल्स हैं वो क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर कर सकती हैं और इसकी वजह से हमारे पास जो एक इमेज भी बन जाती है। एक दफ़ा हमने स्लाइस प्रिपेयर कर लिया। स्लाइस प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या करना है, इसको वायर ग्रिड के ऊपर प्लेस कर देना है। जो वायर ग्रिड्स के ऊपर प्लेस किया तो हमने इसके अंदर से पास करनी है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह जो हमारे पास एक इमेज जो है वो बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, स्पेशली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। वो क्या है वो देखते हैं कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास टेक्निक आती है शैडो कास्टिंग टेक्निक। शैडो कास्टिंग टेक्निक के अंदर क्या करते हैं हम लोग बहुत जो स्मॉल स्पेसिमन्स होते हैं जैसे कि वायरसेस हो गया, उनको ऑब्जर्व करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, अपना स्मॉल स्पेसिमन लेना है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास या फिर कोई वायरस है, उसको हमने प्लेस करना है प्लास्टिक कोटेड ग्रिड के अंदर। प्लास्टिक कोटेड ग्रिड के अंदर प्लेस करने के बाद हमने क्या करना है, एक हैवी मेटल लेनी है जैसे कि गोल्ड हो गया या प्लाटिनम। हमने हैवी मेटल का स्प्रे कर देना है अपने स्पेसिमन के ऊपर। स्प्रे करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास एक शैडो बनेगा उस स्पेसिमन का। इसी वजह से इस टेक्निक को हम कहते हैं शैडो कास्टिंग टेक्निक। अब वो शैडो किस तरह से बनेगा, जो मेटल की थिन लेयर है वो डिपॉजिट हो जाएगी स्पेसिमन के ऊपर। जो एरियाज होंगे बिहाइंड द स्पेसिमन के पीछे, उनके ऊपर कोटिंग नहीं आएगी, ठीक है, मेटल की, और उनके ऊपर कोटिंग नहीं आई तो वो अपेयर होंगे कि जैसे शैडो है। और शैडो अपेयर होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, एक 3D इमेज बनेगा। हुआ क्या, हमने स्पेसिमन के ऊपर स्प्रे किया, जो स्पेसिमन के पीछे जो एरिया था वहाँ पे कोटिंग नहीं हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, शैडो आने लग गया। शैडो आने की वजह से हमारे पास एक 3D इमेज बना। तो इस वजह से हम इस टेक्निक को कहते हैं, हमारे पास ये टेक्निक है शैडो कास्टिंग टेक्निक। फिर इसी तरह हमारे पास कुछ और टेक्निक्स भी हैं जैसे कि फ्रीज फ्रैक्चरिंग टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो इंटीरियर ऑफ सेल है उसको ऑब्जर्व करते हैं फ्रीज फ्रैक्चरिंग टेक्निक के ज़रिए। इस टेक्निक के अंदर जो सेल है उसको फ्रीज़ किया जाता है। सबसे पहले उसको फ्रीज़ किया जाएगा, फिर उसके बाद उस सेल की क्या करेंगे, हम फ्रैक्चरिंग करेंगे। और फ्रैक्चरिंग किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ। जब हमने क्लीवेज करनी है स्पेसिमन की, ठीक है, क्लीवेज का मतलब है कि हमने उसको काटना है या फिर उसको सेपरेट करना है, हाफ्स में सेपरेट कर देना है। तो क्लीवेज की वजह से जो सरफेसेस हैं स्ट्रक्चर्स की इनसाइड द सेल वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगी। जब वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगी तो हमारे पास क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकेंगे उन सरफेसेस को। फिर हमारे पास एक और टेक्निक आती है फ्रीज एचिंग टेक्निक। फ्रीज एचिंग टेक्निक के अंदर क्या करना होता है, हमने इवेपोरेशन करनी होती है वाटर की। सबसे पहले हमने स्पेसिमन लिया, वो फ्रोज़न था, फिर हमने क्या किया, उस स्पेसिमन से वाटर की इवेपोरेशन करवाई और हमने क्या किया, स्पेसिमन को फ्रैक्चर किया, क्लीवेज की। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इस टेक्निक के अंदर जो एडिशनल सरफेसेस हैं वो भी हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। होता क्या है, ये सरफेसेस जो हमने ऑब्ज़र्व करनी है इसमें भी कोटिंग मस्ट है। कोटिंग किसके साथ करनी है, हमने एक हैवी मेटल के साथ करनी है। जब हमने कोटिंग कर दी तो हमारे पास हैवी मेटल की एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो हैवी मेटल की लेयर हमारे पास बनी है इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होंगे, हमारे पास शैडोज़ प्रोड्यूस होंगे। और इस लेयर को, ठीक है, जो शैडोज़ बन रहे हैं, ये जो लेयर बन रही है, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास रेप्लिका है। ये जो लेयर है हमारे पास रेप्लिका की लेयर है और इसको हम इजीली TEM के ज़रिए व्यू कर सकते हैं। ये थी हमारे पास कंप्लीट टेक्निक्स ऑफ
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सेकंड टाइप जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कह रहे हैं कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको, और ये जो टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की, उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास है माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सरफेसेस की बजाय सरफेसेस जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है ये ज़्यादा रिसेंट इन्वेंशन है देन TEM, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास जो इमेजेस बनता है स्पेसिमेंस का वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है। जो SEM है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हम इसकी रिजॉल्विंग पार्ट देखें तो वो हमारे पास है 20 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर हम इसकी मैग्नीफिकेशन पार्ट देखें तो वो हमारे पास है 50,000x। SEM भी हमारे पास 3D इमेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमने अब जब इसका स्पेसिमेन प्रिपेयर करना है तो वो किस तरह से करना है, सबसे पहले हमने स्पेसिमेन ले लिया, ठीक है, और हमने कोटिंग कर दी उसकी एक थिन लेयर के साथ। थिन लेयर किसकी होगी, किसी भी हैवी मेटल की होगी, जैसे कि हम गोल्ड ले लिया या फिर हमने पैलेडियम यूज़ कर लिया। जो SEM है, ठीक है, उसको ऑपरेट किया जा सकता है स्कैनिंग के ज़रिए या फिर स्वीपिंग के ज़रिए, और इसके अंदर हमने नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज़ करनी होती है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूज़ होते हैं, जितना ज़्यादा हम करंट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो जो रिजल्टिंग इमेज है स्क्रीन के ऊपर उतनी ज़्यादा क्लियर हमें नज़र आती है। फिर हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर कुछ टाइप्स आती हैं, जैसे कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। 1980s के अंदर गर्ड बाइनिंग और हेनरिच रोहर ने ये इन्वेंट की थी फर्स्ट सीरीज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी की, ठीक है। उन्होंने इस वजह से नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया था। अब होता क्या है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी के अंदर, हम लोग यूज़ करते हैं एक थिन वायर प्रॉब। थिन वायर प्रॉब यूज़ करते हैं। प्रॉब वायर है, ठीक है, ये चाहे बनी होगी प्लेटिनम से या फिर विरिडियम से, और ये जो प्रॉब है हम यूज़ करेंगे ताकि हम ट्रेस कर सकें सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस। अब इस टेक्निक के अंदर हमारे पास बनते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हम कह रहे हैं उन रीजियंस को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से क्या होता है, हमारे पास एक पाथवे बन जाता है, और जब हमारे पास एक पाथवे बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक टनल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस प्रॉब की सरफेस से भी आ रहे हैं, ठीक है, और स्पेसिमेन के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास एक पाथवे बन गया, एक टनल बन गई। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर जो टनल है वो इस तरह से बनती है। अब बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की। तो इसकी एप्लीकेशंस ये हैं कि मूवीज़ के अंदर हम स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने इंडिविजुअल फिब्रिन मॉलिक्यूल को स्टडी करना है कि वो किस तरह से एक ब्लड क्लॉट बनाता है, वो भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी की वजह से। फिर इसके अलावा अगर हमने अंडर वाटर कोई भी चीज़ एग्जामिन करनी है तो भी हम लाइव स्पेसिमेंस वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी की। फिर हमारे पास एक और टाइप की माइक्रोस्कोपी है, वो है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, AFM। ये एक एडवांस्ड मेंबर है ऑफ द फैमिली ऑफ माइक्रोस्कोप। ये एडवांस्ड मेंबर है तो ये प्रोवाइड करता है हमारे पास एक 3D इमेज। 3D इमेज प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे पास क्या होता है कि हम मेजरमेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स की। इतने स्मॉल स्ट्रक्चर्स हम मेजर कर सकते हैं जिनका साइज़ एटॉमिक साइज से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक है। इतना स्मॉल साइज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके यूजेस की बात करें तो
AFM के काफ़ी ज़्यादा यूजेज हैं। सबसे पहले DNA की स्टडी के अंदर जब हमने इस DNA को स्टडी करना है, ठीक है, उसकी बेसिस को स्टडी करना है, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, तो ये सारी बेसिस हम लोग AFM की टेक्निक के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने केमिकल रिएक्शंस देखने हैं अंडर वाटर के अंदर, तो वो भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं AFM के ज़रिए। इसके अलावा अगर हमने फोर्सेस को मेजर करना है कि कौन सी फोर्स जो है वो यूज़ हो रही है किसी भी प्रोटीन को अनफोल्ड करने के लिए किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर, तो उस फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करनी है किसी भी पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल की, तो उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।